डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और ऐतिहासिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी व्यक्ति, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। रोशन, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा कि भीमराव अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहे, वो एक विचार बन चुके थे। लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ, जब कोई इंसान इतनी रुकावटों के बाद आगे बढ़ता है तो क्या दुनिया उसके लिए थोड़ी आसान हो जाती है? अक्सर नहीं स्मृति, दुनिया आसान नहीं होती, बस मैदान बदल जाता है। और भीमराव के जीवन में ये बदलाव शुरू होता है सन 1910 के आसपास। 1910 यानी कॉलेज जीवन अब पूरी तरह शुरू हो चुका था? हाँ, एल्फिंस्टन कॉलेज में भीमराव अब गंभीरता से पढ़ाई कर रहे थे। वो अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास में खास तौर पर रुचि लेने लगे थे। ये वही विषय थे जो समाज को चलाते हैं और समाज को रोकते भी हैं। तो क्या अब उनकी सोच और साफ होने लगी थी? बहुत साफ। वो ये समझने लगे थे कि भेदभाव सिर्फ सोच की समस्या नहीं है, ये सत्ता की समस्या है, और सत्ता हमेशा नियम बनाती है। यानी अब उनके सवाल व्यवस्था तक पहुंचने लगे थे? बिल्कुल। सन 1911 के आसपास भीमराव कॉलेज की चर्चाओं में खुलकर भाग लेने लगे। उनके सवाल सिर्फ किताबों से नहीं, असल जिंदगी से जुड़े होते थे। और लोगों की प्रतिक्रिया? मिली जुली। कुछ लोग उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे, कुछ लोग उनकी मौजूदगी से असहज। लेकिन अब भीमराव इन प्रतिक्रियाओं से डरते नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें अपने रास्ते का अंदाजा हो चुका था। हाँ, सन 1912 आया और ये साल भीमराव के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। क्या हुआ 1912 में? 1912 में भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। ये सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि समाज की तय की हुई सीमाएं टूटी जा सकती हैं। एक अछूत छात्र ग्रेजुएट बनता है, उस समय ये कितना बड़ा संदेश रहा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा था, अब आगे क्या? यानी पढ़ाई तो हो गई, लेकिन रास्ता? यहीं से कहानी और रोचक होती है, क्योंकि इसी समय एक ऐसा अवसर सामने आया जो भीमराव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। किस तरह का अवसर? उच्च शिक्षा का, और वो भी भारत के बाहर। विदेश? हाँ स्मृति, विदेश। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, सहयोग सीमित था, और समाज अब भी वही था। तो फिर ये सपना सपना ही रह जाता अगर समय पर एक समर्थन न मिलता। किसका समर्थन? बड़ौदा रियासत का। सन 1913 के आसपास बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने योग्य छात्रों को विदेश पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की। और भीमराव उस योजना का हिस्सा बने? हाँ, उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत और उनका रिकॉर्ड उन्हें वहां तक ले गया। ये पहली बार था जब किसी ने उनकी जाति नहीं, उनकी काबिलियत देखी। ये पल कितना भावुक रहा होगा। बहुत, क्योंकि ये सिर्फ विदेश जाने की तैयारी नहीं थी, ये भारत से बाहर एक नई दुनिया देखने की तैयारी थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से भीमराव की जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है? हाँ, और ये अध्याय सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, भारतीय इतिहास को भी नई दिशा देने वाला था। लेकिन रोशन, जब कोई इंसान इतना आगे बढ़ने लगता है तो क्या बीते जख्म पीछे रह जाते हैं? नहीं स्मृति, जख्म पीछे नहीं रहते, वो साथ चलते हैं, और वही जख्म उन्हें याद दिलाते हैं कि वापस लौटना है। लौटना, लेकिन बदले हुए इंसान की तरह। बिल्कुल, और यही सोच भीमराव को समुद्र पार ले जाने वाली थी। रोशन, पिछले हिस्से के अंत में हम उस मोड़ पर पहुंचे थे जहां भीमराव के सामने विदेश जाने का अवसर खड़ा था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये अवसर बिना शर्त आया था? नहीं स्मृति, कोई भी बड़ा अवसर बिना शर्त नहीं आता। सन 1913 बड़ौदा रियासत की छात्रवृत्ति भीमराव को मिली, लेकिन इसके साथ कुछ स्पष्ट नियम भी थे। कैसे नियम? ये छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिए थी, लेकिन शर्त ये थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव को बड़ौदा रियासत की सेवा करनी होगी। यानी ये सिर्फ व्यक्तिगत सपना नहीं था, ये जिम्मेदारी भी थी। तो ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया होगा। बिल्कुल। भीमराव जानते थे कि विदेश जाना सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, ये वापसी की शर्त के साथ आने वाला रास्ता है। लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि अगर ज्ञान पाना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। और परिवार, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? मिश्रित। पिता गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन चिंता भी थी। समुद्र पार जाना उस समय सामाजिक रूप से बहुत बड़ा कदम माना जाता था। क्योंकि उस समय विदेश जाना सिर्फ दूरी नहीं, रिवाजों से टकराव भी था। सही कहा। सन 1913 के मध्य में जब यात्रा की तैयारियां शुरू हुईं, तो भीमराव के लिए ये भावनात्मक समय था। किस तरह का भावनात्मक? एक तरफ नई दुनिया का सपना, दूसरी तरफ अपना देश, अपना परिवार और अपना संघर्ष। वो जानते थे कि ये सफर उन्हें बदलेगा। क्या उन्हें डर भी लग रहा था? डर था,
लेकिन डर से बड़ा था उद्देश्य। वो ये साफ समझ चुके थे कि अगर उन्होंने इस अवसर को छोड़ा तो शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और फिर वो दिन आया। हाँ, सन 1913 के आखिर में भीमराव ने भारत छोड़ने की तैयारी की। ये सिर्फ एक जहाज पर चढ़ना नहीं था, ये एक विचार का सीमा पार करना था। पहली बार देश से बाहर जाना, उस पल क्या सोच रहे होंगे? बहुत कुछ। पिछला अपमान, स्कूल की प्यास, क्लास का कोना और अब खुला समंदर। वो जानते थे कि ये सफ़र उन्हें वही देगा जो भारत में उन्हें नहीं मिला। बराबरी? कम से कम एक मौका। जहाज के डेक पर खड़े होकर भीमराव ने पीछे मुड़कर देखा। ये पीछे देखना कमजोरी नहीं था, ये याद रखने का तरीका था। याद रखने का कि वो क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, वो खुद के लिए नहीं, एक बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो ये यात्रा सिर्फ शिक्षा की नहीं थी। ये यात्रा एक नई सोच की थी। वो ये समझने जा रहे थे कि समाज कैसे बनता है, नियम कैसे बनते हैं और इंसान को बराबर कैसे माना जाता है। और यही अनुभव आगे चलकर उनकी पूरी सोच को आकार देने वाला था। हाँ, लेकिन अभी ये बस शुरुआत थी। समुद्र के उस पार एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। और भारत में जो जख्म थे वो उनके साथ थे। हमेशा, क्योंकि वही जख्म उन्हें याद दिलाने वाले थे कि उन्हें वापस लौटना है। लौटना, लेकिन पहले से अलग इंसान बनकर। और यही कारण है कि ये यात्रा इतिहास में सिर्फ एक यात्रा नहीं रही। रोशन, पिछले हिस्से में हमने भीमराव को समुद्र पार करते देखा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जब वो भारत से बाहर पहुंचे तो सबसे पहली चीज जिसने उन्हें चौंकाया वो क्या थी? बराबरी स्मृति, साधारण सी लगने वाली लेकिन उनके लिए अद्भुत। सन 1913 के अंत में भीमराव अमेरिका पहुंचे। उनका गंतव्य था कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उस समय भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक। हाँ, और यहाँ भीमराव को पहली बार कोई ये नहीं पूछ रहा था कि तुम कौन हो, किस जाति से हो। यहाँ सिर्फ एक सवाल था, तुम क्या जानते हो। ये अनुभव उनके लिए कितना बड़ा रहा होगा? इतना बड़ा कि उन्होंने खुद बाद में कहा, यही उन्हें पहली बार खुद को इंसान महसूस हुआ। एक वाक्य, लेकिन उसके पीछे पूरी जिंदगी का दर्द। बिल्कुल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव ने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र की गहरी पढ़ाई शुरू की। सन 1914 से 1916 के बीच वो लगातार क्लास में सवाल पूछते थे, डिबेट में हिस्सा लेते थे और प्रोफेसर्स को प्रभावित करते थे। क्या वहां भी उन्हें अलग माना गया? नहीं, यही सबसे बड़ा फर्क था। यहाँ अगर उनका विचार मजबूत होता था तो उन्हें सुना जाता था, अगर तर्क सही होता था तो उसे स्वीकार किया जाता था। तो पहली बार उनकी आवाज बिना डर के सुनी जा रही थी। हाँ, और यही कारण है कि उनकी सोच तेजी से विकसित होने लगी। वो समझने लगे कि भेदभाव ईश्वर की देन नहीं है, ये इंसानों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। और अगर व्यवस्था बनाई गई है तो बदली भी जा सकती है। यही सबसे बड़ा निष्कर्ष था। सन 1915 में भीमराव ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना पहला बड़ा अकादमिक काम पूरा किया। उन्होंने देखा कि कैसे अमेरिका में कानून, शिक्षा और संस्थाएं बराबरी की कोशिश करती हैं। क्या ये तुलना उनके मन में भारत के लिए और सवाल खड़े कर रही थी? बहुत ज्यादा। वो बार बार सोचते थे, अगर यहाँ एक साधारण छात्र बराबरी पा सकता है तो भारत में इंसान को जन्म से क्यों बांटा जाता है। ये सवाल अब सिर्फ निजी नहीं रहा होगा। नहीं, ये अब वैचारिक हो चुका था। सन 1916 में भीमराव ने एक महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने समाज, जाति और अर्थव्यवस्था के संबंधों पर गहरी बात रखी। यानी वो सिर्फ सीख नहीं रहे थे, वो सोच को आकार दे रहे थे। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका ने उन्हें आत्मसम्मान दिया। कोई उन्हें पानी पीने से नहीं रोकता था, कोई उन्हें क्लास के बाहर नहीं बैठाता था। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन उनके लिए ये जीवन बदलने वाला अनुभव था। हाँ, और यहीं से एक बहुत साफ संकल्प बना कि भारत लौटकर उन्हें वही व्यवस्था चुनौती देनी है जो इंसान को इंसान नहीं मानती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने भीमराव को सिर्फ शिक्षा नहीं दी? हाँ, अमेरिका ने उन्हें ये दिखाया कि एक समाज कैसा हो सकता है, और यही कल्पना उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। लेकिन रोशन, इतना कुछ सीखने के बाद क्या वो भारत लौटने को तैयार थे? तैयार तो थे, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अमेरिका के बाद एक और देश उनका इंतजार कर रहा था। यानी ये यात्रा अभी जारी है। हाँ, और अगला पड़ाव उनकी सोच को और धार देने वाला था। रोशन, अमेरिका में बराबरी और सम्मान का अनुभव भीमराव की सोच को नई दिशा दे चुका था। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ, अमेरिका के बाद उनकी यात्रा कहाँ जाती है? अमेरिका के बाद भीमराव की यात्रा यूरोप की ओर बढ़ती है।
सन 1916 के अंत में वो लंदन पहुंचे। ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, ये उस साम्राज्य का केंद्र था जो भारत पर शासन कर रहा था। यानी वो सीधे सत्ता के केंद्र में पहुंच गए थे। बिल्कुल। लंदन में भीमराव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ उनकी रुचि और गहरी हो गई। अर्थशास्त्र, कानून और शासन व्यवस्था। क्या यहाँ भी उन्हें वही सम्मान मिला जो अमेरिका में मिला था? आंशिक रूप से। यहाँ जाति का सवाल खुलकर सामने नहीं आता था, लेकिन औपनिवेशिक सोच हर जगह मौजूद थी। फिर भी भीमराव को यहाँ विचार रखने की आज़ादी थी। तो लंदन उनके लिए और ज्यादा गंभीर अध्ययन का स्थान बन गया। हाँ, सन 1917 के आसपास भीमराव भारतीय समाज की समस्याओं को वैश्विक दृष्टि से देखने लगे। वो समझने लगे कि शोषण सिर्फ जाति से नहीं, सत्ता से जुड़ा होता है। और ये समझ भारत के लिए बहुत अहम थी। बहुत। लेकिन इसी दौरान एक कठिन सच सामने आया। बड़ौदा रियासत की छात्रवृत्ति की अवधि खत्म होने लगी। यानी उन्हें भारत लौटना पड़ा। हाँ, सन 1917 में भीमराव को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। क्योंकि वो जानते थे कि भारत लौटना फिर से उसी समाज में लौटना है। बिल्कुल। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ज्ञान का असली उद्देश्य वापस जाकर समाज को बदलना है। तो ये वापसी हार नहीं थी। नहीं, ये एक रणनीतिक विराम था। वो अपने साथ अमेरिका और लंदन की सीख, बराबरी का अनुभव और एक स्पष्ट दृष्टि लेकर लौटे। एक ऐसी दृष्टि जो भारत के लिए नई थी। हाँ, भारत लौटते समय भीमराव के मन में एक बात बिल्कुल साफ थी। वो अब सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं लौट रहे थे, वो लौट रहे थे एक व्यवस्था को चुनौती देने। और ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में अब उनका सामना सिर्फ समाज से नहीं, सत्ता से भी होने वाला था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एपिसोड 3 के अंत तक भीमराव पूरी तरह तैयार हो चुके थे? हाँ, वो अब एक छात्र नहीं थे, वो एक विचारधारा बन चुके थे। और विचारधाराएं कभी चुप नहीं रहती। बिल्कुल। और अब उनकी अगली लड़ाई भारत की धरती पर लड़ी जाने वाली थी। यानी अगला एपिसोड और भी टकराव से भरा होगा? हाँ, क्योंकि अब भीमराव सीधे व्यवस्था के सामने खड़े होने वाले थे। यहीं एपिसोड 3 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे भारत वापसी के बाद पहला अनुभव, नौकरी और अपमान, और वो मोड़ जहां भीमराव चुप नहीं रहते। ये वीडियो एक ऐतिहासिक और शैक्षिक बायोग्राफी पर आधारित है। इसमें दिखाई गई घटनाएं और संवाद इतिहास से प्रेरित हैं और दर्शकों को जानकारी और प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति के प्रति नफरत, भेदभाव या अपमान फैलाना नहीं है। हम सभी महापुरुषों और समाज के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। कृपया इस वीडियो को शिक्षा और समझ के दृष्टिकोण से देखें।